हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वे ऑफ लर्निंग में। आज हम शुरू करेंगे 6 क्लास का 3rd चैप्टर उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। इसमें हम स्वस्थ शरीर के लिए जो भोजन होता है, एक उचित आहार होता है, वो कैसे कैसे खाना होता है, क्या क्या हमारे शरीर के लिए हेल्दी होता है, वो सब इस चैप्टर में हम जानेंगे। चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हमें बताया गया है कि जो भारत है, भारत में कई तरह के भोजन खाए जाते हैं। अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग स्टेट में अलग अलग भोजन खाया जाता है। तो सबसे पहले पंजाब में देखते हैं कि पंजाब में मक्का, गेहूं, चना उगाया जाता है और वहाँ पर खाए जाने वाला पारंपरिक भोजन है मक्के की रोटी, सरसों का साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर। और वहाँ पे पीने वाला पदार्थ है लस्सी, छाछ, दूध, चाय। इसी में नेक्स्ट कर्नाटक के बारे में बताया गया है कि कर्नाटक में जो रागी, चावल, उड़द और नारियल उगाए जाते हैं और वहाँ पे खाया जाता है इडली, डोसा, सांभर, नारियल चटनी, रागी मुड्डे, पाल्या, रसम, चावल। और पिया जाता है छाछ, कॉफ़ी, चाय। इसी में नेक्स्ट है मणिपुर के बारे में बताया गया। वहाँ पर चावल, बांस और सोयाबीन उगाया जाता है और वहाँ पे खाया क्या जाता है, चावल, एरोम्बा जो चटनी होती है, और ऊती जो पीली मटर और हरे प्याज की तरी होती है, और सिंगजू, कॉन्गसोई। और इसी में बताया गया है पीने के लिए बिना दूध की चाय वहाँ पर पी जाती है। अब इसी में नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हमें पाक पद्धतियों के बारे में बताया गया है। जैसे कि इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि जो भोजन पकाने की पद्धतियाँ होती हैं उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें 2 पाक पद्धतियाँ हैं, पारंपरिक और आधुनिक। तो पारंपरिक में जो पहले लकड़ी और उपले के चूल्हे जलाए जाते थे और सिलवट्टा इस्तेमाल किया जाता था, उसके बारे में बताया गया है। फिर इसी में आधुनिक पद्धति बताई गई है, जिसमें जो इलेक्ट्रिक स्टोव आते थे वो आते हैं, आपके घर में होंगे, और जो ग्राइंडर आते हैं इलेक्ट्रिक, उसके बारे में बताया गया है। फिर इसमें कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया गया है, जो हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में जान लेते हैं। हमारे आहार में ऊर्जा के प्राथमिक स्रोतों में से एक है। जैसे गेहूं, चावल, मक्का, साग भाजी, आलू, शकरकंद, केला, अनानास, आम आदि में कार्बोहाइड्रेट की प्रचुर मात्रा होती है और जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है और हमें ऊर्जा भी प्रदान करता है। और ग्लूकोज शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज जो है वो भी कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। फिर इसमें वसा के बारे में बताया गया है कि जो घी और विभिन्न प्रकार के तेलों को एक अन्य प्रकार के खाद्य घटकों के समूह में रखा जाता है, जिसे वसा कहा जाता है। वसा होती है 2 प्रकार से प्राप्त होती है, पादपों से और जंतुओं से। पादपों से प्राप्त होने वाली जैसे मूंगफली, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा। और जंतु से प्राप्त होने वाला घी, दूध, ये सब चीज़ें जंतुओं से प्राप्त होने वाली वसा में आती हैं। फिर इसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा, इसमें नेक्स्ट पॉइंट और इम्पोर्टेंट बताया गया है कि जो कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें विभिन्न गतिविधियाँ करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस कारण इन्हें ऊर्जा प्रदायी भोजन का नाम दिया जाता है। हमारे शरीर में वसा ऊर्जा का एक संग्रहित स्रोत है। नेक्स्ट इसमें प्रोटीन के बारे में बताया गया है कि प्रोटीन जो है हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण भाग है और जो कि दुग्ध उत्पाद और दालों से प्राप्त होता है। और जो खिलाड़ियों की मांसपेशियां बनाने में सहायक होता है प्रोटीन। और जो इसके स्रोत है वो जंतु और
जंतु और पौधों दोनों से प्रोटीन प्राप्त होता है। तो पौधों से कौन कौन से? दाल, फली, मटर आदि से प्राप्त होता है प्रोटीन। और अगर हमें जंतुओं से प्राप्त करना है तो दूध, पनीर, अंडा प्रोटीन के लिए खा सकते हैं। फिर इसी में शरीरवर्धक भोजन। शरीरवर्धक भोजन में मतलब जो शरीरवर्धक भोजन वो होता है जो शरीर को बनाने के लिए और उसकी मरम्मत करने में हेल्प करता है। तो प्रोटीन शरीर वृद्धि और मरम्मत में सहायक होता है और बढ़ते बच्चों के लिए सहायक होता है। आप जो 6 क्लास के बच्चे हैं, आप भी एक बढ़ते हुए बच्चे हैं, तो आपके शरीर को बनाने के लिए भी प्रोटीन बहुत आवश्यक है और आपको खाना चाहिए दाल, अंडा, ये सब, जिससे आपको प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो सके और आपका शरीर बढ़ सके। अभी इस टाइम आपका शरीर जो है एक काफ़ी अच्छी तरीके से वृद्धि करता है। अब इसमें जानते हैं जो खाद्य मशरूम होती है वो भी प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होता है। फिर इसमें स्कर्वी रोग के बारे में बताया गया है। स्कर्वी रोग वो होता है जिसमें मसूड़ों से रक्त आता है और मसूड़ों में सूजन आ जाती है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग होता है स्कर्वी। और जो विटामिन सी किस किस में होता है? खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। अब इसमें घींगा रोग के बारे में बताया गया है। घींगा रोग के बारे में इसमें सबसे पहले बताया गया है कि 1960 के दशक में भारतीय वैज्ञानिकों ने पाया कि हिमालय क्षेत्र और भारत के उत्तरी मैदानी इलाकों में मानव आबादी में गर्दन के अगले भाग में सूजन के लक्षण व्यापक थे। यह रोग आयोडीन की कमी के कारण होता था और आयोडीन की पूर्ति करने के लिए सरकार ने आयोडीन युक्त नमक इस्तेमाल करने की भी सलाह दी थी। अब इसमें नमक की खेती के बारे में बताया गया है कि जो नमक की खेती है वो अगरिया नामक जनजाति करती है और कच्छ के छोटे रण तथा गुजरात के अन्य भागों में की जाती है। अब इसमें पोषक तत्वों के बारे में जानते हैं हम कि जो खाद्य घटक ऊर्जा प्रदान करते हैं और शारीरिक वृद्धि में सहायता तथा रोगों से सुरक्षा एवं रोगों को ठीक करने में सहायता करते हैं, उनको हम पोषक तत्व कहते हैं। और पोषक तत्व जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज इसमें आते हैं। फिर इसमें सुरक्षात्मक पोषक तत्व भी होते हैं। सुरक्षात्मक पोषक तत्व विटामिन और खनिज होते हैं। और विटामिन डी जो होता है हमें सूरज से प्राप्त होता है। और फिर इसमें रूक्षांश के बारे में बताया गया है। रूक्षांश जैसे कि आवश्यक पोषक तत्व होता है। तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को आहारीय रेशों और जल की आवश्यकता होती है। यह हमारे शरीर को पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं। ये शरीर में अनपचे भोजन से छुटकारा दिलाते हैं। और ये जो होते हैं ये हरे पत्तेदार साग, ताजे फल, साबुत अनाज, दालें और मेवे से प्राप्त होता है रूक्षांश। और इसमें नेक्स्ट इसमें बताया गया है जल तो हम सब पीते ही हैं और बहुत ज़रूरी भी है हमारे लिए। तो इसमें देख लेते हैं कि इसमें बताया क्या गया है चैप्टर में जल के बारे में कि भोजन का जो एक अनिवार्य भाग होता है वो होता है जल। भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में जल जो होता है हमें सहायता करता है, हेल्प करता है। पसीने और मूत्र के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है और स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त जल हमें पीना चाहिए। तो यहाँ पे जल के जो हमारे भोजन में यूज़ हैं, इम्पोर्टेंस है, वो हमें बताई गई है। फिर इसमें कोलूथर गोपालन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उनके बारे में बताया गया है कि भारत में पोषण अनुसंधान की शुरुआत की थी उन्होंने और इनके द्वारा की गई सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप 2002 में मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई जिसे पीएम पोषण कहा जाता है। जैसे कि अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको भोजन मिलता है मुफ्त, तो आप बच्चे भी खाते होंगे और जो कि वो इन्हीं के कारण मिलता है कोलूथर गोपालन के सर्वेक्षण के कारण।
अब इसमें मंड के बारे में बताया गया है कि जो मंड होता है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। संतुलित आहार के बारे में इसमें बताया गया है कि ऐसा आहार जिसमें शरीर की समुचित वृद्धि और विकास के लिए सभी पोषक तत्व, रूक्षांश और जल सही मात्रा में हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। इसमें अब जंक फूड के बारे में बताया गया। आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं जो कि हमें नहीं खाना चाहिए। तो उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा कि कुछ खाद्य पदार्थ जो उच्च शर्करा और वसा की मात्रा के कारण अधिक कैलोरी होती है उनमें, और साथ ही बहुत कम मात्रा में प्रोटीन, खनिज, विटामिन और आहारीय रेशे होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए अस्वास्थ्य होते हैं। तो फिर हमें उनको नहीं खाना चाहिए, जंक फूड को। अब इसमें फसाई के बारे में बताया गया। आप जब कोई भी खाने की चीज़ खरीदते हैं तो उस पर फसाई का एक लोगो बना हुआ होता है। तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है कि जो ये भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एक सरकारी एजेंसी है जो भारत में खाद्य गुणवत्ता को नियंत्रित करती है। अब इसमें मिलेट के बारे में बताया है कि मिलेट जो होता है वो मोटा अनाज होता है जिसके उदाहरण है ज्वार, बाजरा, रागी और सांबा। ये भारत की देशज फसलें हैं। इनको अत्यधिक पौष्टिक अनाज कहा जाता है। विटामिन, आयरन और कैल्शियम जैसे खनिज और आहारीय रेशों के अच्छे स्रोत होते हैं। और जो होते हैं पोषक अनाज भी इन्हें कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मिलेट को, मोटे अनाज को। अब इसमें खाद्य मील के बारे में बताया गया है। खाद्य माइल कि जो गेहूं या किसी अन्य खाद्य पदार्थ के थैले द्वारा उत्पादक से उपभोक्ता तक तय की गई कुल दूरी को उसका खाद्य मील या फिर फूड माइल कहा जाता है। खाद्य मील को कम करना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे परिवहन के दौरान लागत और प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलती है। इससे स्थानीय किसानों के व्यवसायों को सहायता मिलती है और यह हमारे भोजन को अत्यधिक ताज़ा और स्वास्थ्यवर्धक रखता है। अब इसमें लास्ट में चैप्टर में यही बताया गया है कि जो भोजन एक टेबल बना दी है उसमें, और जो विटामिन हो गए, इन सब की विटामिन, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, इन सब की कमी के बारे में और उससे कौन सी बीमारियां होती हैं और उनको कम कैसे किया जाए, ये सब बताया गया। तो एक बार इस टेबल को भी देख लेते हैं। जो विटामिन ए होता है वो आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है और जो हमें पपीता, गाजर, आम, दूध आदि से मिलता है। अगर इसकी विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमारी जो दृष्टि होती है, आँखों की जो रोशनी होती है उसकी क्षति होती है और इसके लक्षण होते हैं कि हमें रतौंधी हो जाती है, अंधेरे में कम दिखाई देता है और आँखों की रोशनी कम होती रहती है। अब इसमें विटामिन B1 के बारे में बताया गया है कि जो विटामिन B1 होता है जो हृदय को स्वस्थ रखता है और शरीर को विभिन्न कार्य करने में सहायता करता है। ये हमें मिलता है फलियों से, मेवों से, संपूर्ण अनाज से, बीज, दूध से बने पदार्थों से। और विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी नाम का रोग, और जो कि इसके लक्षण या फिर बीमारी वो होती है सूजन, हाथों व पैरों में जलन या झंझनाहट, सांस लेने में परेशानी होती है। अब इसमें विटामिन सी के बारे में भी बताया गया है कि जो विटामिन सी होता है हमारे शरीर को रोगों से बचाने में सहायता करता है और हमें विटामिन सी मिलता है आंवला, अमरूद, हरी मिर्च, संतरा, नींबू मतलब खट्टे पदार्थों से। और स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है और जब भी विटामिन सी की कमी हो जाती है तो मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगता है। विटामिन डी के बारे में बताया है कि जो विटामिन डी होता है इस अस्थि और दांतों के लिए, स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होता है
और शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए भी सहायता करता है, जो कि हमें सूर्य का प्रकाश, दूध, मक्खन आदि मछली से भी मिलता है। और रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है। अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना इसमें शामिल है। अब कैल्शियम की कमी से क्या होता है? हमारी अस्थियों और दांतों को स्वस्थ रखता है। दूध, सोया दूध, दही, चीज़, पनीर आदि से मिलता है। अस्थि और दंत क्षय की बीमारी होती है और जो हमारी अस्थियां होती हैं वो दुर्बल हो जाती हैं और दंत क्षय होता है। आयोडीन की कमी से, आयोडीन जो कि होता है हमारे शरीर और मानसिक क्रियाओं में सहायता करता है। आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। सिंघाड़े से आयोडीन की कमी पूरी होती है और समुद्री शैवाल से भी होती है। और अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो घेंगा नाम का रोग हो जाता है और इसमें जो कि गर्दन के अग्रभाग में सूजन हो जाती है। अब इसमें आयरन के बारे में बताया है कि रक्त का महत्वपूर्ण घटक है और जो कि हरे पत्तेदार साग, चुकंदर, अनार आदि से मिलता है। और आयरन आयरन अगर शरीर में नहीं होता है तो उससे खून की कमी की बीमारी हो जाती है और दुर्बलता व सांस लेने में कठिनाई होती है। यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।